बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीक़ाकार बताऊंगी। बाकायदा हम इक़्तिबास पढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो इक़्तिबास किस तरह लिखना है पेपर में वो मैं आपको समझाऊंगी। इक़्तिबास की तशरीह का सवाल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 3 होता है। सवाल नंबर 3 आप जब इस सवाल का आगाज़ करें पेपर में तो सवाल नंबर 3 आप वाज़े तौर पर लिखिए। बाज़ तलबा और तालिबात ये गलती करते हैं कि अगर वो ये सवाल सबसे पहले लिख रहे हैं तो वो सवाल नंबर 1 लिख देंगे, या अगर वो कहीं इसको आखिर में कर रहे हैं इक़्तिबास वाला सवाल तो वो उसको आखिरी नंबर। ये गलत तरीक़ाकार है और इससे आपके नंबर जो है वो मिन्हा हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। आप ये सवाल चाहे सबसे पहले करें या सबसे आखिर में करें, आपने सवाल नंबर वही लिखना है जो पेपर में लिखा हुआ है। पेपर बोर्ड के पेपर में ये सवाल नंबर 3 होता है, तो आपने सवाल नंबर 3 दरमियान में वाज़ेह तौर पर लिखना है। उसके बाद आपने सवाल को मुख्तसर करके लिखना है, इक़्तिबास की तशरीह। पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मुख्तसर करके आप इतना दरमियान में लिख दें, वाज़ेह तौर पर इक़्तिबास की तशरीह। उसके बाद आपने जो है वो इसका 2 या 2 से ज़्यादा इक़्तिबास दिए गए होते हैं जिनमें से आपको एक मुंतखब करना होता है। तो आपने इस बात का ख़याल रखना है, अगर आप पहला इक़्तिबास मुंतखब कर रहे हैं तो आपने वहाँ वाज़ेह तौर पर मार्कर से अलिफ़ लिखना है, ताकि मुम्तहिन को, चेकर को ये आसानी हो कि आपने किस इक़्तिबास की तशरीह की है। इक़्तिबास को मुकम्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो शुरू के जो है वो आप एक जुमला और दरमियान में आपने अलामात हज़फ़ इस तरह से लगाकर और आखिरी जो है आपने जुमला लिख देना है। पूरा जो है वो जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक़्तिबास आपने लिखने के बाद फिर आपका आ जाएगा हवाला मतन। मतन कहते हैं इबारत को, टेक्स्ट को, यानी जो ये इक़्तिबास लिया गया है इसको जो है मतन कहते हैं। इसके 2 नंबर हैं। ये सवाल कुल 8 नंबर का सवाल है। 2 नंबर हवाले के होते हैं, यानी 1 नंबर सबक का उन्वान लिखने पर और 1 नंबर मज़मून निगार यानी मुसन्निफ़ का नाम लिखने के 1 नंबर। तो ये 2 नंबर आपके हवाला मतन के होते हैं, 6 नंबर तशरीह के। इस तरह कुल इसके नंबर 8 नंबर का ये सवाल होता है। हवाला मतन की हेडिंग आपने लिखने के बाद आपने उन्वान सबक, याद रखिएगा सबक का नाम नहीं होता, सबक का उन्वान होता है। उन्वान सबक लिखने के बाद आपने जो है वो, अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये इक़्तिबास जो है आपको मिसाल के लिए सीरत मोहम्मदी की जामियत का इक़्तिबास है, तो यहाँ पर आपने इस उन्वान सबक सीरत मोहम्मदी की जामियत, उसके बाद यहाँ पर मुसन्निफ़ लिखने से बेहतर होगा मज़मून निगार लिखिए, क्योंकि हिस्सा नसर में आज हमने जो है वो सीरत मोहम्मदी की जामियत जो है ये मज़मून है। कल मैंने आपको उर्दू अदब के हवाले से मुख्तलिफ़ असनाफ़ नसर भी बताई थी, उनमें से ये जो है वो उसका मकसद यही था ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये मज़मून है, खाका है, क्या है। तो मज़मून निगार, ये मज़मून है चूँकि इसलिए मज़मून निगार लिखिए मुसन्निफ़ के बजाय, तो आपका मुम्तहिन पर, चेकर पर अच्छा तासुर कायम होगा। मज़मून निगार सैयद सुलेमान नदवी। माखज़, इसका माखज़ यानी सोर्स बुक, ये वैसे तो हमारी जो है वो दरसी किताब का चैप्टर है, लेकिन ये लिया किस किताब से गया है, तो माखज़ जो है वो किताब का नाम ये खुतबात मद्रास से लिया गया है। मद्रास एक शहर का नाम है जहाँ पर सैयद सुलेमान नदवी ने खुतबात दिए थे, उसी मुनासबत से इसका नाम खुतबात, इस किताब का नाम खुतबात मदारिस रखा गया। और माखज़ और सिनफ़ अदब के नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आप ये लिख दें तो इससे बहुत अच्छा तासुर कायम होता है और मुम्तहिन जो है वो अच्छे नंबर देता है। तो सिनफ़ अदब, कल मैंने आप लोगों को उर्दू अदब पर इसीलिए एक मुफस्सिल लेक्चर दिया था ताकि आप ये जान सकें कि जो भी जिस इक़्तिबास की आप जो है लिख रहे हैं तशरीह, वो जो है जिस मज़मून लिया गया है वो सिनफ़ अदब के लिहाज से क्या है, अफसाना है, ड्रामा है, या मज़मून है, खाका है, क्या है। तो ये जो सीरत मोहम्मदी की जामियत है ये मज़मून है और मज़मून की ज़ेल में भी ये सीरत निगारी है। तो सिनफ़ अदब जो है वो सीरत निगारी है। सीरत निगारी ऐसा मज़मून जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान की जाती हैं। तो ये आपका हवाला मतन हो गया। याद रखिएगा माखज़ और सिनफ़ अदब सिर्फ़ उस सूरत में लिखिए जब आपको ये आते हों। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप ना लिखें, क्योंकि गलत लिखने से जो है वो आपका तासुर अच्छा कायम नहीं होगा और आपके नंबर जो है वो
میں نہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ماخذ اور صنف ادب آپ اس صورت میں لکھیے جب آپ کو یہ معلوم ہو، اور اگر نہیں اس کے نمبر نہیں ہوتے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ یہ نہ لکھیں، بہتر ہے کہ آپ لکھ دیں تو اچھا تاثر قائم ہوگا۔ اس کے بعد یہ 2 نمبر آپ کے حوالے کے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح لکھنی ہوگی آپ کو۔ تشریح کے 6 نمبر ہیں۔ تشریح لکھتے وقت آپ نے کن نکات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پورے سبق کے بجائے صرف اقتباس کی تشریح کریں۔ پورے سبق کا خلاصہ جو ہے پورے سبق کا لکھا جاتا ہے، لیکن اقتباس کی تشریح میں صرف اقتباس کی تشریح لکھی جاتی ہے، یعنی جتنی بات اس اقتباس، جتنا یہ اقتباس ہے، جتنے نکات اس اقتباس میں آئے ہیں، آپ صرف ان کی تشریح کیجیے۔ پورے سبق کا خلاصہ، پورے سبق کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، اقتباس کے ہر جملے کی تشریح کیجیے۔ مثال کے طور پر ایک اقتباس ہے، اس میں 3 سے 4 جملے ہیں، تو آپ نے ان جملوں پر غور کریں کہ اس میں کیا بات کی ہے، کون سا اس میں اس جملے کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اقتباس کے ہر جملے کی جو ہے تشریح کرنی ہے۔ نمبر 3، اقتباس میں آنے والے نکات کو مارکر سے نمایاں کیجیے۔ اقتباس کی تشریح آپ لکھ رہے ہیں، 3 سے 4 جملے ہیں، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کیا کن مصنف نے کن جو ہے وہ مرکزی خیال، کس مرکزی نقطے کے پیش نظر وہ جملہ لکھا ہے، وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ آپ نے مارکر سے نمایاں طور پر لکھنا ہے۔ نمبر 4، اقتباس میں آنے والے مشکل الفاظ۔ مثال کے طور پر اقتباس میں جو ہے 3 سے 4 مشکل الفاظ آ رہے ہیں، تو جب آپ ان کی تشریح لکھیں گے تو ان مشکل الفاظ کو آپ آسان الفاظ میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر آپ نے ان مشکل الفاظ کو ویسے ہی لکھ دیا تو ممتحن پر یہ تاثر قائم ہوگا کہ آپ کو تشریح کرنی، اقتباس کی تشریح کرنی نہیں آتی، آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی نہیں معلوم۔ تو بہتر یہی ہے کہ تشریح میں آپ جو ہے وہ ان مشکل الفاظ کو آسان کر کے لکھ دیجئے۔ تو یہ جو ہے یہ اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اس طرح آپ کے جو ہے وہ 6 نمبر تشریح کے ہو جائیں گے، 2 نمبر حوالہ متن کے اور 6 نمبر تشریح کے۔ اس طرح کل 8 نمبر کا یہ سوال آپ کا ہو جائے گا۔ تو آج کے اس لیکچر میں اقتباس کی تشریح کا ہی طریقہ کار آپ کو میں نے بتایا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقاعدہ جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔